तो एक्चुअल में हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे अल्कली का रिएक्शन किसके साथ, मेटल या नॉन मेटल के साथ, राइट। तो मैं उसमें हम लोग क्या देखे, एम्फोटेरिक मेटल और नॉन मेटल। और नॉन मेटल में हम लोग 7th ग्रुप, 6th ग्रुप, 5th ग्रुप, और सबका फर्स्ट मेंबर को छोड़कर बाकी के साथ वो डिस्प्रोपोर्शनेशन देता है, राइट। तो इतना तो याद रहेगा। एक जनरल उसका क्राइटेरिया प्रॉपर्टी मिला, NaOH मतलब कास्टिक गिव्स डिस्प्रोपोर्शनेशन विथ 7th A, 6th A, 5th A एक्सेप्ट फर्स्ट मेंबर। इज इट राइट? देखिए एक और चीज़ है कि वैसे अब हम लोग तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए हैं, बट एक और बैलेंसिंग स्कूल में जनरली पूछा जाता था जिसको हम लोग बोलते थे पार्शियल बैलेंसिंग, मतलब विदाउट यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। एक की पॉइंट बता रहा हूँ, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 कैसे ब्रेक होता है, H2O प्लस SO2 अब प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ये हम लोग इसके हेल्प से पार्शियल बैलेंसिंग कर पाएंगे रिएक्शन लिखने का तरीका, ठीक है। तो H2SO4 एज ए ऑक्सीडाइजेंट कैसे तोड़ के सोचना है, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इज इट राइट। अब डाइल्यूट कंडीशन में नहीं होगा, किस कंडीशन पे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे वो हम लोग लेंगे यहाँ पे। MnO2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे ब्रेक करके सोचना है, MnO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट ना। O2 इटसेल्फ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसमें प्लस माइनस नहीं, पार्शियल बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ, राइट। तो O2 का एज ना क्या सोचेगा, ओजोन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे सोचना है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट ना। H2O2 एज ए नेसेंट ऑक्सीजन कैसे सोचना है, H2O प्लस O, करेक्ट। PbO2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PbO प्लस O, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2O। ऐसे तो हम लोग को पता है ही कि रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे बैलेंस करते हैं, राइट। K2O प्लस MnO अब प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे मैग्नीज का +2 में है, राइट। K2Cr2O7 K2O Cr2O3 अब प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे ब्रेक करके सोचना है। मैंने बोला था, ये थोड़े बोला कि नेसेंट ऑक्सीजन को बनाएंगे और उसके बाद उसको जार में रखना है। मैंने बोला कि जहाँ पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा वहाँ पे ऐसे ब्रेक होगा, राइट। मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था कि नेसेंट ऑक्सीजन बना के रखना है, या एज ए ऑक्सीडाइजेंट, इसको ऐसे की पॉइंट है, की इक्वेशन है, राइट। रिएक्शन लिखने में हम लोग ऐसे सोचेंगे, करेक्ट ना। अरे यहाँ देखिए, तो ये तो सही है नीलांजन, ठीक है। तो इस ऐसे करने से आपको बहुत जगह पे बहुत हेल्प हो जाएगा, बहुत सारे जगह पे बहुत हेल्प हो जाएगा, करेक्ट हो गया ना।
ये सब याद रखिएगा। मैं वहाँ पे फिर आपको जैसे कहीं कहीं पे रिएक्शन तोड़ कर समझाते रहते हैं ना कि देखिए यहाँ पे ऐसे हो रहा है, तो जब तोड़ के समझाएंगे कहीं पे PbO2 रहेगा, और अगर वहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन देखा तो समझा पाऊँगा कि PbO2 ऐसे ब्रेक हुआ होगा, PbO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। अब हेडिंग बनाइए, some important reaction of H2SO4 as oxidizing agent. Some important reaction of H2SO4 as oxidizing agent. Yes, some important reaction of H2SO4 as oxidizing agent. ये बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। तो एवरीवन H2SO4 अगर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव हो रहा है तो इसका एक कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होगा। डाइल्यूट फॉर्म में H2SO4 सिर्फ एक ही काम करता है, H+ देने का, राइट। और H2SO4 का एज ए ऑक्सीडाइजिंग, हेडिंग ही है मेरा, H2SO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले ऐसे ब्रेक करना होता है H2O प्लस SO3, करेक्ट। और फिर SO3 को ब्रेक करेंगे SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट ना एवरीवन। और ओवरऑल H2SO4 कन्वर्टेड टू H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज माय की इक्वेशन, होगा। फर्स्ट लिखना है एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन नॉन मेटल, एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन नॉन मेटल। किसके साथ देख रहे हैं? नॉन मेटल। अब एग्जाम में ऐसे ही आ जाएगा, कार्बन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, करेक्ट। ध्यान से देखिए, तो H2SO4 कैसे ब्रेक कीजिएगा? बोलना है H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। और C प्लस नेसेंट ऑक्सीजन CO2, करेक्ट। कितना नेसेंट ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हुआ? 2। इक्वेशन 1 में कितना मिल रहा था? चाहिए आपको 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, राइट। क्या हो जाएगा? 2H2SO4 प्लस C कन्वर्टेड टू 2H2O प्लस 2SO2 अब प्लस CO2, करेक्ट। तो आपको नहीं था कि ये सर रिडॉक्स रिएक्शन होते हुए भी विदाउट रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट, इसको बैलेंस कर लिए। ये बैलेंस है, अनबैलेंस है या बैलेंस है? बैलेंस है। इसी को बोलते हैं पार्शियल बैलेंसिंग, करेक्ट। अब लिखिए, नहीं तो यहाँ पे एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए हुए हैं, तो बिहेव इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कार्बन को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेकर जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, अब S प्लस H2SO4 क्या बनेगा? तो क्या यहाँ से आप, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क, तो सबसे पहले आपने तक ये रिएक्शन की इक्वेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा।
ये तो आइडिया आ गया, राइट। और एस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू व्हाट, SO2। भाई सल्फर के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन जाएगा रिएक्शन करने के लिए या एटॉमिक फॉर्म में, इसलिए मैं नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहा था, राइट। तो एस प्लस 2 ऑक्सीजन SO2, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करें। अब एक मिनट, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि SO2 प्लस सर यहाँ पे वाटर भी तो है, H2SO3 बना दे, करेक्ट ना। तो H2CO3 या H2SO3 हाईली अनस्टेबल होता है, स्टेबल या हाईली अनस्टेबल। H2CO3 ये भी हाईली अनस्टेबल, H2SO3 ये भी हाईली अनस्टेबल, करेक्ट। और दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का एक और खास क्वालिटी होता है, इसी का नाम है भाई तेजाब, एसिड, राइट। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, करेक्ट ना। तो H2CO3 ये तो ऐसे ही हाईली अनस्टेबल है, वाटर देने के लिए रेडी है, H2O प्लस CO2, राइट। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वहाँ से वो वाटर ले लेगा। मतलब CO2 को हम लोग H2CO3 में नहीं कन्वर्ट करेंगे, या SO2 को यहाँ पे SO2 को H2SO3 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। दिमाग में आ सकता है, कोई आपसे बोल सकता है कि दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे H2SO3 नहीं बनाना है, करेक्ट। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2H2SO4, करेक्ट, प्लस सल्फर कन्वर्टेड इनटू कितना SO3, कितना SO2, 3SO2, या एक यहाँ का SO2, एक 2 यहाँ का, करेक्ट। बट नहीं लगता कि इस SO2 में ऑक्सीडाइज SO2 भी है और रिड्यूस SO2 भी है, ऑक्सीडाइज SO2 भी है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी है और रिड्यूस प्रोडक्ट भी है, इज इट राइट। यहाँ से +6 से +4 बना रिडक्शन, और 0 से +4 बन गया ऑक्सीडेशन, करेक्ट। चलिए थोड़ा आप लोग सोचिए तो, फास्फोरस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट, सर इसका की इक्वेशन लिख दीजिए, राइट। की इक्वेशन क्या होगा, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। उसके बाद अब यहाँ पे फास्फोरस का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, करेक्ट ना। अब केमिस्ट्री में है और उसमें भी इनऑर्गेनिक में है, तो अब बात को पकड़ के नहीं रखना है। अब किसी किसी का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड अनस्टेबल है, तो उसमें सेकेंड हाईएस्ट तक जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे लेकिन फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +5 स्टेबल है, तो 2P + 5O क्या हम लोग बना सकते हैं P2O5, और भाई P2O5 is also very strong dehydrating agent, correct। P2O5 is also very strong dehydrating agent, ठीक है। बोलिए मेरे साथ एक दो बार, बहुत बार आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। P2O5 क्या है, H3P, yes H3PO4 या P2O5, all these are very strong dehydrating agent, correct। तो भाई जब ये भी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो सकता है कि इसका डिहाइड्रेटिंग पावर H2SO4 से ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि P2O5 बन के नहीं रहता है, ये वाटर के साथ मिक्स होकर ये यहाँ वाटर को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। द P2O5 इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या हो जाए, अच्छा मान लेते हैं कि
अमोनिया अमोनिया से अगर वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो क्या हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे? बस वाटर आउट करना था सर। H2SO4 यूज नहीं करेंगे, वजह सर ये वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा ही, साथ में एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, राइट? तो उस टाइम पे क्या करेंगे? तो सर लाइम दे देंगे, ओ भी बेस ए भी बेस। बोलते ही नहीं है, इंटरेस्टिंग रहा ना, ए भी बेस ओ भी बेस। लाइम इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, चूना, ड्राई लाइम, करेक्ट। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, मतलब यानी पता ही नहीं चलेगा कि क्यों पूछा गया, बट वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। देखिएगा क्वेश्चन बैंक में मिलेगा आपको। एनीवे तो P2O5 प्लस H2O, ये +5 में है ना, तो बन जाएगा H3PO4। चलिए देखिए तो अब सही है। कितना यहाँ पे हाइड्रोजन है? बोले 6। ऑक्सीजन कितना है? 8। सर 3H2O, करेक्ट। इतना तो हम लोग बैलेंस कर ही लेंगे, नाम ही है पार्शियल बैलेंसिंग। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ? 5। ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा था? यहाँ से, राइट। कितना से मल्टीप्लाई किया जाए? 5 से। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। वाटर कहाँ से आया? तो सर यहाँ पे 5H2O, यहाँ पे 3H2O, यहाँ कहीं 5H2 में से 3H2 खर्च हो गया, करेक्ट। तो ओवरऑल क्या बचेगा? 5H2SO4 अब प्लस P2O5 तो कैंसिल ना, प्लस 2P, वाटर भी तो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे वाटर में कैंसिल कर रहा हूँ? यस, उस तरफ 2 रहेगा, मतलब 3 तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2H3PO4 अब प्लस और 2H2O अब प्लस 5SO2। तो ये था कैरेक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ फास्फोरस। द फास्फोरस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट, क्लास 12th में। और सल्फर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो वहाँ पे एटलीस्ट इस रिएक्शन के लिए तो निश्चिंत है कि रिएक्शन आएगा तो बन जाएगा। ऐसे ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है की इक्वेशन। चलिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस आयोडीन। तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? H2SO4 कन्वर्टेड इनटू, और जो लिख रहे हैं वो सब ही जनरली ज़्यादा पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि सर और भी तो नॉन मेटल है, बहुत सारा है, बट हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो जनरली पूछा जाएगा, जो सिलेबस का पार्ट रहेगा। H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। अब I2, तो सर हेलोजन का फ्लोरीन को छोड़कर +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है, लेकिन आयोडीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली अनस्टेबल है, +5 ज़्यादा स्टेबल है। समझ गए मेरे बात को? क्लोरीन का, एक मिनट, क्लोरीन का +7 भी उतना ही स्टेबल है। क्लोरीन का +7 एग्जिस्ट करता है, बट आयोडीन का जनरली +7 एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब बनकर भी वो अनस्टेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे +7 तक मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया था कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नॉन मेटल को लेंगे तो जनरली हाईएस्ट ऑक्सीजन शिफ्ट करेंगे, बट आयोडीन के केस में हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन लेकर I2O7 नहीं बनाएंगे। समझ गए नीलांजन? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलकर इसको रिजेक्ट कर देना है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज इन जनरल अनस्टेबल। तो यहाँ पे बनाएंगे I2O5, करेक्ट, और I2O5 प्लस वाटर बन जाएगा HiO3। तो आप तो जानते ही हैं
HClO, HClO2, HClO3 and HClO4, इज इट राइट? इसका नाम क्या था? हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक, राइट? वही बात आयोडीन के लिए रहेगा, तो इसको यहाँ पे क्या बोलिएगा? पर आयोडिक एसिड या आयोडिक एसिड? आयोडिक एसिड, समझ गए? अब आ गया टाइम बैलेंस करने का, करेक्ट? देखिए तो बैलेंस है ये वाला स्टेप, बैलेंस है, राइट? इसमें कितना ऑक्सीजन चाहिए था? 5 5 ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को, तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ऐड करके देखिए आप, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, बैलेंस मिलेगा, राइट? और सबसे बढ़िया बात आप क्या सीखे? सबसे बढ़िया बात हम लोग ये सीखे कि आयोडीन का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन पता चल गया। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि अच्छा आयोडीन के साथ ऐसा हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का Cl2 के साथ भी करते हैं, राइट? नहीं होगा, वजह यहाँ देखिए, अगर क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं H2SO4 का, इसका मतलब सामने वाला से ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट अगर सामने वाला उससे ज़्यादा पावरफुल रहेगा तो क्या ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं। तो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ब्रोमीन को समहाउ तक कर सकता है, फ्लोरीन को तो बिल्कुल नहीं करेगा। सर फ्लोरीन को तो कोई नहीं करेगा, बोलिए मेरे साथ, करेगा? F2 से प्लस, अगर फ्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो प्लस 1 में जाएगा क्या? तो एक्चुअल में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका अगर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ नॉन मेटल, तो हैलोजन ग्रुप में आयोडीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट के रखना चाहिए, ठीक है? इसमें I2O7 क्यों नहीं बना उसका मैं रीजन दिया, तो बनाएंगे क्या? I2O5, और वहाँ से क्या बनेगा? आयोडिक एसिड, नॉट पर आयोडिक एसिड, राइट? Cl2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर H2SO4 से ज़्यादा होता है, इसलिए Cl2 को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये बात यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? ये बहुत जगह रिपीट में आएगा, डोंट वरी। तो नॉन मेटल में किसके किसके साथ देख लिए? यस। अब लिखिए, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ मेटल। अब केयर कीजिएगा भाई, मैंने क्या बोला? यहाँ पे मेरा हेडिंग क्या है? फ्रेश पेज में लिखो रोशन कुमार, फिर से लिखो तो, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ मेटल, राइट? तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि भाई डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और उसके साथ मेटल, करेक्ट? तो वहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, अगर इसका इलेक्ट्रोपोजिटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाइड्रोजन से ऊपर है तो, करेक्ट? इसलिए यहाँ पे हम लोग इसलिए मैंने हेडिंग बना दिया एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अभी जो मैं थ्योरी बोलने जा रहा हूँ, ये थ्योरी HNO3 के साथ भी अप्लाई होगा। नाइट्रिक एसिड का एक कैरेक्टर बड़ा यूनिक है, पता है कि नहीं आप लोग को?
जनरली डाइल्यूट एसिड में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जनरली डाइल्यूट एसिड में अगर इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल डालते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, राइट। बट नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड में सिर्फ 2 ही मेटल ऐसा काम करता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बाकी मेटल के साथ वो एसिड के जैसा कैरेक्टर। चाहिए बात पता है क्या आपको? अच्छा, बाकी के साथ वो एसिड के जैसा कैरेक्टर शो ही नहीं करता है। और ये बात बहुत बार पूछता, तो जो बातें इनऑर्गेनिक पे 10th वगैरह या प्रैक्टिकल में, प्लीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट प्रैक्टिकल का बातें याद रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का अगर नोटबुक भी लिखिएगा तो एक होता है कि मन लगा के नहीं लिखना, प्रैक्टिकल का नोटबुक लिख रहे हैं तो वहाँ से कुछ रट्टा मारिएगा, अगर इनऑर्गेनिक का बात रहेगा तो, मतलब मन लगा कर लिखना है। मैग्नीशियम और मैंगनीज बोले थे, यस, ये बात जेई में आया हुआ है, वेरी गुड। ऐसे ही रटना है इनऑर्गेनिक में। चलिए यहाँ पे 2 थ्योरी चलेगा। एक थ्योरी का नाम है नेसेंट हाइड्रोजन थ्योरी, समझ गए। अच्छा, उसको राइट टाइम पे आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी रहने दीजिए, वो आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। HNO3 भी तो पढ़ाना है, नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी। जो बात मैं बोल रहा हूँ ना निरंजन, वो उसके बिना वो अधूरा रहेगा, इसलिए वो आएगा ही आएगा, डोंट वरी। नेसेंट हाइड्रोजन थ्योरी एंड नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी। देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन थ्योरी में एक्चुअली पहला तो यह है कि इट इज़ फॉर दोज मेटल विच आर एबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, करेक्ट। वैसा मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा वहाँ पे ये थ्योरी चलेगा। इसमें क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी for those metal which are below in electrochemical series with respect to hydrogen। यहाँ तक आइए, फिर कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। हो गया ना। यहाँ देखना है एवरीवन, जिंक हाइड्रोजन से नीचे है या ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? ऊपर है, राइट। तो जिंक का H2SO4 के साथ सबसे पहले आप क्या दिमाग में आता? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन थ्योरी में करने का मतलब ये हुआ कि जनरली यहाँ पे जिंक को अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ डालते
तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन के छूट जाता, करेक्ट। बट ऐसा आप मानिए कि अगर नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और वहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन भी हो, तो नहीं था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर गिव्स वाटर। किसी कंटेनर में नेसेंट हाइड्रोजन, हम लोग इतना कुछ तो देखते रहते हैं भाई। जैसे आप देखते होंगे सोडियम को वाटर में डाल दिए, आग लग जाता है, राइट। देखते होंगे एक्सपेरिमेंट, क्यों? तो सर वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, करेक्ट। ये होता होगा ना मोटा मोटी, इट इज़ काइंड ऑफ कंबसन। तो एक्चुअल में जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रहेगा वो H2SO4 के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वही कैरेक्टर शो करेगा जैसा वो करता था। तो वो कैसा कैरेक्टर शो करता था सर? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। लेकिन डायरेक्ट क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन के आउट होता था या नेसेंट हाइड्रोजन? यस, लेकिन वहाँ पे ये भी तो है H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। ये तो H2 इसके साथ पहले मेटल डाले ये बना, बट साथ में H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। H2SO4 यहाँ पे दो कैरेक्टर शो कर रहा है। जिंक के साथ इनिशियली ये शो किया एसिड के जैसा ही, जिंक के साथ या कैसा शो किया? एसिड के जैसा शो करने का कोशिश किया, मतलब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होने की वजह से वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन भी है, समझ गया स्टूडेंट। अब बन क्या जाएगा? H2O। तो क्या कौन या से ऑब्जेक्टिव नहीं बन गया? जनरली आपके माइंड में तो चलते यही रहेगा ना कि जिंक प्लस H2SO4, तो आप तो यही दिमाग में रखिएगा कि ZnSO4 प्लस H2 गैस, राइट। बट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जिंक क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? अब बोलते ही नहीं हैं, सामने तो दिख गया कि नहीं करेगा। अब देख मिला लीजिए, यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है या डायरेक्ट ऐड करने से काम चल जाएगा? ऐड करने से काम चल जाएगा। तो क्या हुआ? तो सर जिंक अब प्लस 2H2SO4 प्लस एक वाटर यहाँ पे, एक वाटर यहाँ पे, कन्वर्टेड टू 2H2O प्लस SO2 और प्लस ZnSO4, समझ गए। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था नेसेंट हाइड्रोजन, इसी वजह से इसको बोला गया नेसेंट हाइड्रोजन थ्योरी। तो नेसेंट हाइड्रोजन थ्योरी में क्या होगा कि मेटल एक्चुअली H2SO4 के साथ पहले वैसा ही काम करेगा जैसे वो डाइल्यूट के साथ करता था, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बट वो हाइड्रोजन गैस नेसेंट हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हुए भी ओवरऑल हाइड्रोजन गैस बनकर आउट नहीं होगा। वजह जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो उसको वहाँ का प्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, करेक्ट। सबको समझ में आ गया एवरीवन? ये सल्फर आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पता है कि नहीं? पूरा खिचड़ी है, मिक्स है, नहीं? चलिए, तो ऐसा काम किसके किसके साथ होगा? अब लेट अस सपोज एल्युमिनियम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या इसका रिएक्शन लिखने का कोशिश करेंगे आप लोग? लिखिए तो कैसे होगा? तो सबसे पहला काम तो ही करेंगे ना, H2SO4 Al2SO4 होल 3 और प्लस कितना? सही है, देखिए तो बट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के केस में क्या नेसेंट हाइड्रोजन गैस बन के आउट होगा? आउट होने से पहले वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जाएगा, राइट।
और 6H के लिए कितना नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए आपको? 3। नेक्स्ट, अब जितना से आपको मल्टीप्लाई करना है कर लीजिए। तो इक्वेशन सेकेंड को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, राइट? ऐड करिए। कितना हो जाएगा एवरीवन? क्या हो जाएगा? तो 2Al या 6H2SO4 वाटर कितना? 6 ना, 3 यहाँ 3 यहाँ, सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6H2O, राइट? अब प्लस 3SO2 अब प्लस Al2SO4 होल 3। देखिए 100% बैलेंस नजर आएगा, राइट? अब बाकी कट कुट जाएगा। तो ये भी तो बैलेंस हो गया विदाउट रिडॉक्स, मतलब विदाउट बैलेंसिंग के मेथड से इसको बैलेंस कर लिए। दिस इज, इट इज़ काइंड ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग। अब प्लस यहाँ पे एक चीज़ से बच भी गया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। अब देखिए Fe प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पे Fe के साथ थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि फेरस बनाए या फेरिक बनाए, राइट? तो कॉन्सनट्रेटेड है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं आयरन तो पहले काम यही करेगा ना, ये एसिड के जैसा इसको ट्रीट करेगा, राइट? जैसा जिंक कर रहा था। एल्युमिनियम पहला स्टेप में एसिड के जैसा ही काम किया, जैसा एसिड का करेक्टर ही शो किया एल्युमिनियम के साथ H2SO4। और दूसरी बात है कि वहाँ से नेसेंट जो हाइड्रोजन आउट हुआ, मतलब इसको तोड़ कर देख रहे हैं, ऐसा होता होगा नहीं होता होगा, आई डोंट नो। लेकिन एक्चुअली आपको समझाने के लिए ऐसे तो हम लोग तोड़ के बातों को कर सकते हैं। तो वैसे ही आयरन मान लेते हैं कि आयरन कन्वर्टेड इनटू फेरस सल्फेट +2, और वहाँ पे अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे फेरिक सल्फेट बनाना चाहिए, ठीक है? इसलिए डायरेक्ट फेरिक सल्फेट ही बनाइए। मैंने बोला कि यहाँ पे फेरस का, यहाँ आयरन प्लस Fe प्लस H2SO4 फेरस सल्फेट बनेगा या फेरिक सल्फेट? फेरिक। बोलिए सर फेरिक क्यों? तो फेरस सल्फेट अगर बना भी लिए FeSO4, करेक्ट, +2 में है, और +2 से +3 आने का अगर चांस है, क्यों चांस है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, राइट? दिस इज द वजह कि डायरेक्टली इसको फेरिक सल्फेट ही बनाया जाए। बट यहाँ पे अब कहीं कहीं पे अगर ऑप्शन में रहेगा मिक्सचर ऑफ बोथ, तो ये भी कर सकते हैं। FeSO कुछ अमाउंट FeSO4 का भी बनेगा, Fe2SO4, फेरस सल्फेट भी रहेगा और फेरिक सल्फेट भी है। अगर ऑप्शन में अगर ये दिख जाएगा तो वहाँ पे दोनों टिक लगाना है, फेरस सल्फेट भी बन सकता है, फेरिक सल्फेट भी बन सकता है, मिक्सचर ऑफ बोथ। चलिए यहाँ तक हो गया। बैलेंस हो जाएगा आप लोग से, ये छोड़ दिया जाएगा आप पे, हो जाएगा ना? Pb प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लीड सल्फेट अब प्लस H2O अब प्लस SO2, डायरेक्ट में लिख दिया, इसको बैलेंस कर लीजिएगा।
अब लिखिए, अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है मेरे नोटों को, इसका मतलब क्या है? आयरन बिकम्स पैसिव विथ कॉन्सेंट्रेटेड या फ्यूमिंग H2SO4। पैसिव एक्टिव का वजह, तो वही पूछना है, वजह क्या है? फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब जो वहाँ पे धुआं धुआं टाइप, फ्यूम्स का टाइप का हो, मतलब इट इज काइंड ऑफ ओलियम जैसा सिचुएशन। ओलियम तो समझते हैं ना, H2SO4 प्लस SO3। देखिए इसको आप ऐसे भी मान के, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मान लीजिए एक टुकड़ा है एल्युमिनियम भी मान लीजिए, राइट, और एल्युमिनियम के सरफेस पे कुछ आकर डिपॉजिट हो जाए, तो नहीं था कि प्योर एल्युमिनियम को एक हाइड कर लेकर ढक देगा, और ढक देगा तो इसको भाई यहाँ पे जो एल्युमिनियम, जो प्योर एल्युमिनियम का फॉर्म था वही रिएक्टिव था, और उसी को आपने पेंट कर दिया, कवर कर दिया। तो वैसे ही मुझे लगता है कि फ्यूमिंग H2SO4 में शायद आयरन के सरफेस पे फेरस सल्फेट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके कुछ देर के बाद उसका रिएक्टिविटी नज़र नहीं आएगा। तब मुझे ये वन ऑफ द रीजन, बाकी मैं एग्जैक्ट रीजन क्या है मैं गूगल कर लूँगा, हालांकि यहाँ भी सही बातें नहीं रहता जनरली, लेकिन फिर भी कुछ तो सही रहेगा, आइडिया लग जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, इसमें कौन सा थ्योरी चलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन या नेसेंट ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी होता क्या है मैंने नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे चलेगा नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी, राइट? क्यों? कि सर कॉपर का इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है, राइट? इसका मतलब है कि अब यहाँ ध्यान से सुनना है, जो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, उसको पहले एक्टिव बनाया जाएगा और फिर रिएक्शन किया जाएगा, नहीं समझे? ऐसे देखिए, कॉपर का एक्टिविटी रिएक्टिविटी बहुत कम है, लेस इलेक्ट्रोपोएटिव है, तो पहले H2SO4 आगे बढ़ेगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, राइट? अरे नेसेंट ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड देगा, ये राइट? और तब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 एसिड प्लस बेस, मतलब इसको रिएक्शन करना ही है, पहले इसको एक्टिव बनाया, राइट? इसका मतलब पहले यहाँ पे कौन प्रोसीड करेगा? पहले यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ, उस केस में क्या हो रहा था, इससे पहले वाले में जिंक को अगर डाल रहे थे तो पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, राइट? उस हाइड्रोजन गैस को फिर क्या किया, ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे क्या है, पहले नेसेंट ऑक्सीजन का ही रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। पहले इसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे कॉपर ऑक्साइड बनाकर, और कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 तो पक्का रिएक्शन करेगा, जस्ट लाइक एसिड बेस, राइट? कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, तो इसी वजह से इसको नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी बोला गया है। तो नेसेंट ऑक्सीजन थ्योरी में क्या होगा, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर दोज मेटल विच आर बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। उसको क्या करेगा, उस इसका मतलब इसको अगर ट्रिक याद करने का, पहले मेटल को मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे और फिर उसके साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा एज ए एसिड बेस रिएक्शन, राइट? हो गया ना? बाकी क्या आप ऐड कर लेंगे, तो नेसेंट हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन का थ्योरी HNO3 के टाइम पे भी काम में आएगा, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा ना कि क्या बोलना, क्या करना है। चलिए नोट करके एक लाइन लिखिए। अब यहाँ देखिएगा, सिल्वर के साथ भी सेम ही होगा, ठीक है ना स्टूडेंट? डायरेक्ट में सिल्वर क्या डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या पहले सिल्वर ऑक्साइड बनेगा? यस, Ag2SO4 प्लस H2O और प्लस SO2। इसको जैसे मैं तोड़ कर ब्रेक करके लिखा हूँ वैसे ही आप लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। मरकरी के साथ ही भी सिमिलर, आप लोग बैलेंस करके लिख पाएंगे या मैं लिख दूँ? हो जाएगा स्टूडेंट? बोलते ही नहीं है ना, प्रॉब्लम तो समस्या तो आधा जनता के साथ यही है। जब से कोरोना आया है आधा लोग मौन व्रत कर लिए हैं, लेकिन उसमें भी
दिक्कत ये है कि सर सुबह से शाम तक तो ऑनलाइन क्लास ही चलते रहता है, कितना बोला जाए। अभी समर वैकेशन चल रहा है। ऐसे आज तो ऐसे भी ईद का छुट्टी था। मुझे याद था लेकिन मैं सुबह क्लास नहीं एक्स्ट्रा लगाया, सोचा क्या कष्ट होते हैं। मुझे भी आज रेस्ट करने का मन कर रहा था, लेकिन कहाँ होता रेस्ट। कुछ न कुछ तो काम रहेगा ही, और अच्छा बात है काम मिल रहा है तो। एक लाइन लिख लीजिए नोट करके, नोबेल मेटल लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड। नोबेल मेटल लाइक, नोबेल गैस से नोबेल मेटल बोल रहे हैं, ठीक है। इनर्ट ऑलमोस्ट डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स। भाई कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा क्या? हो गया ना? पढ़ेंगे उसको हम लोग। अभी H2SO4 का कैरेक्टर देख रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला शुभांकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या है? डज नॉट रिएक्ट विथ H2SO4। एक्वा रेजिया का तो एक लाइन का हिस्ट्री है, जो कहीं नहीं डिजॉल्व होगा उसको एक्वा रेजिया में डाल दीजिए। एनीथिंग कैन डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया, राइट। जो कहीं नहीं घुलता है तो कहाँ डाल देना है? एक्वा रेजिया में। चलिए शुभांक एक्वा रेजिया लिखवाया हूँ कि नहीं? अब शुभांकर एक्वा रेजिया का नाम लिया तो लिख ही लेते हैं। देखिए एक्वा रेजिया अभी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इतना ही पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बट यहाँ पे इतना ही अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक मोटा मोटी रफ आइडिया तो आ गया। लिखिए एक्वा रेजिया का कंपोजिशन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, एक्वा रेजिया हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू व्हाट? ये डायरेक्ट ए भी ऑब्जेक्टिव आ गया है, मतलब एक कंपोजिशन याद रखते हैं, ए भी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। 1:3 है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, करेक्ट। कितना का रेशियो? 1:3 तो याद रहेगा, लेकिन किसका 1 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, अब बनेगा 2H2O NOCl। अब भाई इसको याद रखिएगा, एक्वा रेजिया में जो बोलते हैं ना कि एक्चुअली एक्वा रेजिया बहुत रिएक्टिव है, और उसमें किसी मेटल को डाल देंगे जो कहीं पे रिएक्ट नहीं करता, तो बनेगा क्या? तो एक्चुअली मेटल क्लोराइड बनता है, ठीक है। ड्यू टू एक्वा रेजिया का जो मिक्सचर है हाईली रिएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन। एक ही क्वेश्चन याद रहेगा, एक्वा रेजिया इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन। अब एक लाइन लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, वेरी गुड सॉल्वेंट। इसका सॉल्ट टेस्ट में बहुत यूज होता है, मतलब कुछ ऐसा क्लोराइड है जो कहीं पे भी डिजॉल्व नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, वो यहाँ आकर घुल जाएगा। इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट because the nascent chlorine evolve, because nascent chlorine evolve and produce soluble chlorides, and produce soluble chlorides। एक और पॉइंट लिखिए, नोबल मेटल लाइक प्लेटिनम गोल्ड, noble metal like platinum gold and insoluble sulfide of mercury, and insoluble sulfide of mercury मतलब HGS, जनरली HGS इज हाईली इनसॉलेबल, ठीक है, और उसको भी सॉलेबल बनाना है, किसमें डाल देंगे, एक्वारियम में डाल सकते हैं। नोबल मेटल लाइक प्लेट, मैं लिखवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबल मेटल लाइक प्लेटिनम गोल्ड and insoluble sulfide of mercury, cobalt and nickel dissolve in aqua regia produce metal chloride, dissolve in aqua regia produce metal chlorides। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, प्लेटिनम गोल्ड, इसको तोड़ कर लिख लीजिए, शायद आप लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं। प्लेटिनम एंड, तो सर बाकी मेटल, बाकी मेटल तो दूसरे के साथ भी रिएक्ट कर रहा था, राइट। प्लेटिनम गोल्ड क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिजोल्व कर रहा था, नहीं कर रहा था। इसका मतलब नोबल मेटल, तो नोबल मेटल भी अगर रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्टिव मेटल तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो नोबल मेटल लाइक प्लेटिनम गोल्ड डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया प्रोड्यूस मेटल क्लोराइड, पहला पॉइंट इसको बना लीजिए, हो गया। तोड़कर फिर से लिखिए, इनसॉल्युबल सल्फाइड ऑफ मरकरी, निकल एंड कोबाल्ट ऑल्सो डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया। इस सॉल्ट टेस्ट में बहुत फेमस है बात होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, फेमस नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। इनसॉल्युबल सल्फाइड ऑफ मरकरी, निकल एंड कोबाल्ट ऑल्सो डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया प्रोड्यूस रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स। ठीक है एवरीवन। अब एग्जाम में आ जाएगा प्लेटिनम प्लस एक्वा रेजिया, शुभांकर आंसर क्या दीजिएगा। तो सबसे पहले एक्वा रेजिया लिखना पड़ेगा, राइट। इसका की इक्वेशन क्या था, की इक्वेशन 2H, NaCl का फुल फॉर्म नाइट्रोसोनियम क्लोराइड, पढ़िए मेरे साथ। अब प्लस 2Cl, करेक्ट। अब भाई प्लेटिनम PtCl2 भी बनता है और PtCl4 भी बनता है, ठीक है स्टूडेंट। और मौका मिलने से PtCl6 2- तक बन सकता है, करेक्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, करेक्ट ना। PtCl प्लेटिनम का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, बट यहाँ पे PtC मतलब एक्स्ट्रा भी ऐड हो सकता है, तो खैर इस पर अभी नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे अगर सिंपल कंपाउंड ही बनाना है तो +2 में जाए या +4 में है, तो ये नोबल मेटल होते हुए भी इसको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाएगा। अगर एक से ज़्यादा क्लोराइड बन सकता है, लाइक PtCl2, PtCl4, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, तो एक्वा रेजिया के साथ डालेंगे आयरन को, फेरस क्लोराइड बनेगा, या इतना हाईली रिएक्टिव है कि फेरिक क्लोराइड तक लेके जाएगा। फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड,
तो वैसे ही अब यहाँ पे 4Cl, तो क्या बनाएंगे PtCl4, इज इट राइट? बैलेंस कर लीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। गोल्ड के साथ औरस बनाएंगे या ऑरिक? +1 या +3? +3 तक जाएंगे, राइट? गोल्ड का लिख लेंगे आप लोग, मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिख देता हूं। तो एक्वा रेजर रिएक्टिव था किसके वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन? जनरली बोन में कौन सा कंपोजिशन रहता है? बोन, हड्डी। भाई बायो तो जानते होंगे, कैल्शियम तो रहता है। कैल्शियम तो सबको याद है, डॉक्टर जनरली देते रहते हैं, कैल्शियम कमी हो गया, दर्द हो रहा, राइट? मुझे लगता है फास्फोरस भी रहता है बोन में। आप लोग देखते हैं न्यूज़ वगैरह, इतना में आ रहा था ना कि कहीं पे इन्वायरमेंट में यूएस वाला चेक करते रहता है, फास्फोरस का मात्रा बढ़ गया, मतलब ज़्यादा डेड बॉडी जल रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो बोलिए, कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है, और कैल्शियम के साथ क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, फास्फोरस के साथ PCl5 तक जाएगा, राइट? भाई अब बोन तक को घुला देता है, जनरली बोन घुलता नहीं है जनरली किसी बहुत सारा चीज़ में, बट एनीथिंग कैन डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया, समझ गए? हाँ, क्योंकि हाईली रिएक्टिव सॉल्यूशन है, एक्वा रेजिया इज हाईली रिएक्टिव सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे +2 में जाने का चांस है और +4 में, तो यहाँ पर ड्यू नेसेंट क्लोरीन इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इज वेरी मच हाई, +4 में लेके जाएंगे, ठीक है? ये रीजन है। जैसे यहाँ देखिए, गोल्ड का प्लस वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, यहाँ पे कहाँ तक लेके जाएंगे? यस, बाकी बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक। HGS प्लस एक्वा रेजिया, जब लिखिए तो रिएक्शन क्या होगा? कोशिश कीजिए सब लोग। एक चीज़ तो मैं बोल देता हूँ, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, करेक्ट? इतना भी याद रखने से काम चल जाएगा, बट साथ में और भी तो कुछ बनता होगा। वही मैं भी सोच रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ HGS प्लस एक्वा रेजिया, रिएक्शन के जनरली ये बात से भी हम लोग मेरा काम चल जाता कि मेटल का क्लोराइड बनता है, बट सल्फर -2 में है, राइट? तो वहाँ पे शायद H2S बन के रहेगा, वो तो एसिड भी तो है एट द सेम टाइम सॉल्यूशन। जो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन है वो तो एसिड का ही तो कंपोजिशन है, वहाँ पे H+ भी तो है, राइट? मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ, H2S शायद बन सकता है। ऐसे इसका लिए मैं कन्फर्मेशन दूंगा, कंफर्म करूंगा। बाकी तो ये पता है कि NOCl रहेगा और H2O रहेगा, राइट? बट इसके लिए मैं एक बार देख लूँगा। आयरन के साथ क्या बनाएगा एक्वा रेजिया? FeCl2 या FeCl3? FeCl3। तो याद रहेगा आज के बाद एक्वा रेजिया का कंपोजिशन 1:3, 1 किसका 3 किसका? 1 HNO3 का और 3, और उसमें जो रिएक्टिव जिसके वजह से वो रिएक्टिव है, वो वजह क्या है? नेसेंट क्लोरीन, राइट?
चलिए, और लास्ट में एक डायलेक्ट के साथ ख़त्म करते हैं। एनीथिंग कैन डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया। चलिए, अब ये नहीं पूछेगा सर जिंक घुलेगा नहीं घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा भाई, ZnCl2 बनेगा, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट